दोस्तों, क्या एक्सेल में फॉर्मूला लगाना आपको मुश्किल लगता है? क्या सम, इफ, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, इन सब से आपको डर लगता है? क्या लोन की ईएमआई कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत आती है, या फिर उस ईएमआई में कितना पार्ट आपका जो है इंटरेस्ट का है, कितना प्रिंसिपल का है, ये सारी चीजें आपको समझने में दिक्कत आती है? तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं फॉर्मूला टाइप को इतनी आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं कि आप एक बिगनर से एक स्मार्ट और प्रो यूजर बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर, जहां पर हम एक्सेल की टैब सीरीज सीख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मूला टैब के बारे में। फॉर्मूला टैब यानी वो टैब जहां पर एक्सेल के सभी पावरफुल फॉर्मूलाज मिलते हैं। एक तरीके से आसान भाषा में कहा जाए तो फॉर्मूला टैब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ब्रेन होता है, जहां पर सारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे अपनी स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको फॉर्मूला टैब का ओवरव्यू देने वाला हूं। दोस्तों, ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस, जहां पर सारे टैब ऑप्शंस आपको ऊपर दिख रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मूलाज के बारे में। अब फॉर्मूलाज का जो पहला हमारा ग्रुप होता है फंक्शन लाइब्रेरी, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इसमें फाइनेंशियल फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शंस, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड डिफरेंस, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। और इन फंक्शंस की मदद से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ पर मोर देन 450 आपको फंक्शंस मिल जाते हैं, जिसको एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जहाँ पर हम फाइनेंशियल के सारे फंक्शंस, लॉजिकल के सारे फंक्शंस, टेक्स्ट के सारे फंक्शन एक सेपरेट अलग अलग वीडियो बनाकर हम आपके सामने लाने वाले हैं, जिसमें सिर्फ उस पर्टिकुलर कैटेगरी के सारे फंक्शंस होंगे। तो वो वीडियो आप मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सारे आपको फंक्शंस नहीं बता सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा दूसरा ग्रुप हो जाता है डिफाइंड नेम्स। डिफाइंड नेम्स में यहाँ पर नेम कैसे डिफाइन करते हैं, रेंज को कैसे एक नाम देते हैं, उस नाम की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर हमारा जो है तीसरा ग्रुप मिलता है हमको फॉर्मूला ऑडिटिंग का, और उसके बाद वॉच विंडो, देन कैलकुलेशन। इस तरीके से हमको 4 ग्रुप्स मिल जाते हैं, और 4 ग्रुप्स में अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं डिफाइंड नेम से। डिफाइंड नेम्स का मतलब यही है कि किसी चीज़ का एक पर्टिकुलर एक नाम डिफाइन करना। अब देखिए, एक सेल होता है, इस सेल का एक अपना एक नाम होता है, उसको हम उस नाम से जानते हैं। जैसे हमारा एम है, एम ये कॉलम है और 4 नंबर की हमारी रोज है, तो हम इसको किस नाम से जानते हैं? M4 या L4, ये हमारा L4 है, ठीक है। तो हर सेल का एक नाम होता है, उस नाम की मदद से हम सारे फॉर्मूले कैलकुलेट करते हैं, सारे फार्मूलों का यूज करते हैं। लेकिन जब रेंज की बात आती है, जब यहाँ पर बहुत सारी जो है डेटा हमारे पास बहुत सारा होता है, वहाँ पे अलग अलग हमको कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज का नाम दे देते हैं। जैसे ये हमारी जो रेंज है, हिंदी के सारे मार्क्स हैं, इसमें स्टूडेंट के हिंदी के सारे मार्क्स हैं, इसमें इंग्लिश के सारे मार्क्स हैं, इसमें एसएसटी के सारे मार्क्स हैं, इसमें संस्कृत के हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सबके मार्क्स दिए हुए हैं। हम क्या करते हैं, इन सबको एक रेंज को पूरा नाम दे देते हैं। हमने रेंज सेलेक्ट करी, रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिफाइंड नेम में आए, और हिंदी ऊपर देखिए बाय डिफॉल्ट ये ले रहा है, चूंकि रो में सबसे टॉप पे हिंदी है, तो हम यहाँ पे हिंदी नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, इस रेंज को। अब इसको जो है यहाँ पर इसी तरीके से इंग्लिश नाम दे देते हैं। इसका नाम एसएसटी कर देते हैं, और इसकी हमने रेंज सेलेक्ट करी, इसको नाम दे दिया संस्कृत, जो कि मतलब संस्कृत के सब्जेक्ट के सारे मार्क्स हैं, सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। इसको भी हमने डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से हम इनको एक रेंज को नाम दे रहे हैं। अब देखिए कि अगर नाम देने से, रेंज का एक सिलेक्शन का एक नाम देने से कितना बेनिफिट हमको मिलने वाला है। और हमने यहाँ पे टोटल को भी डिफाइन कर दिया, ठीक है।
अब पहले जो हमारी कैलकुलेशन होती थी वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन होती थी। अगर हमको सम करना है तो सम करेंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया और रेंज को एक एक करके सेलेक्ट करते थे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर किया। ठीक है, तो हिंदी के सारे मार्क्स यहाँ पर टोटल हमको दिख रहे हैं, 1268 मार्क्स यहाँ पर टोटल दिख रहे हैं। लेकिन जब हमने नाम दिया तो उसका बेनिफिट ये है कि हमने सिर्फ सम लिखना है, सम के बाद ब्रैकेट ओपन और हमने टाइप करना है हिंदी। अब देखिए नरेशन में यहाँ पे नीचे हिंदी आ रहा है, इस रेंज का जो हमने नाम दिया था उसका नरेशन में ये आ रहा है नीचे हिंदी। ठीक है, हमने हिंदी को यहाँ से टाइप की मदद से सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद क्लोज कर देंगे। अब वो पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई, उसको कहीं एक एक करके हमको सेलेक्ट नहीं करना पड़ा, वो पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई। तो अब वो सम हिंदी को हमने किया टोटल, यही हमारा 1268 टोटल आ गया। इसी तरीके से हमने किया सम इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश किया, पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई और एंटर किया। सारे जितने इंग्लिश के मार्क्स थे सबके टोटल आ चुके हैं 1404। तो इस तरीके से जब रेंज देते हैं, रेंज का एक डिफाइन कर देते हैं, नाम डिफाइन कर देते हैं, तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है, क्योंकि हमको अलग अलग करके सिलेक्शन नहीं करना पड़ता है। जहाँ पर बहुत सारा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, वहाँ पर हमको इस तरीके से जब टोटल करते हैं तो हमको बार बार दिक्कत आती है। कैलकुलेशन को जो अपनी करने के लिए सिलेक्शन लेना पड़ता है। हमने हर कॉलम का एक नाम दे दिया है। ठीक है, और नाम देने के बाद हमने सिर्फ उसको फॉर्मूला में लगाना है, अपने यूज करना है सम, नरेशन नीचे खुद आ जाएगा, SST टाइप किया, एंटर किया, कैलकुलेट हो गया। संस्कृत। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी कैलकुलेशंस कितनी इजी हो चुकी हैं। अब देखिए जो हमने नाम दिए थे वो सारे नेम मैनेजर में दिखते हैं। ये हमने जो रेंज को सेलेक्ट किया था, यहाँ से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, संस्कृत सबकी जो है यहाँ पर रेंज के सारे नाम दिख रहे हैं। इनको हम एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, इनको अगर हम डिलीट भी करना चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। कोई दूसरी रेंज लेना चाहते हैं इनके लिए तो एडिट करके हम दूसरी रेंज भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सा आपको ये रेंज इनके बायोलॉजी की, जैसे अभी जो बाय डिफॉल्ट रेंज है वो बायोलॉजी की ये वाली है। अगर हम यहाँ से चेंज करके बायोलॉजी की रेंज हम यहाँ पर देंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एडिट डिलीट यहाँ से सारे सब कुछ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा किस तरीके से हम किसी एक रेंज का नाम देते हैं, डिफाइन करते हैं। अब इसको फॉर्मूले में कैसे यूज करते हैं ये भी हमने आपको बता दिया कि सम में जो है इक्वल्स टू सम, इक्वल्स टू सम, और सम के बाद हमारा फिजिक्स टाइप किया, ये देखिए। तो इस तरीके से हम उसको फॉर्मूले में उस रेंज को यूज कर पाते हैं। फिर इसके बाद हमारा तीसरा जो है ऑप्शन हमको मिलता है यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब देखिए हमने जो यहाँ पर रेंज का नाम दिया था वो हमने दिया था यहाँ पर टॉप रो के आधार पर, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, SST, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड टोटल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेम मैनेजर में जाते हैं, इन सारे जो रेंज दी हुई है यहाँ पर हमने सिलेक्शन दिए हुए हैं इनको कर देते हैं डिलीट। ठीक, अब देखिए सारे यहाँ पे जो कैलकुलेशन थी वो सब गड़बड़ हो गई हैं। तो अब क्या करेंगे, हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करेंगे। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करने के लिए हमको क्या करना होगा कि टॉप रो के आधार पर करेंगे, या लेफ्ट कॉलम के आधार पर करेंगे, या राइट रो के आधार पर, या राइट कॉलम के आधार पर। तो हम करने वाले हैं टॉप रो के आधार पर। टॉप रो क्या है, हमारे स्टूडेंट नेम, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इस तरीके से है। ठीक है, तो जब हमने टॉप रो के आधार पर करेंगे तो हमारा सिलेक्शन कुछ वैसे ही होगा जैसे हमने अभी रेंज डिफाइन करी थी। इसके बाद हमारे पास लेफ्ट कॉलम से अगर करना चाहे तो ये लेफ्ट कॉलम हमारा कौन सा, स्टूडेंट रिया यादव, पूजा यादव, राहुल सोनकर, इस तरीके से हम उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए हमने इस रेंज को सेलेक्ट किया, ठीक है, और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में गए, टॉप रो हटा दी, मैंने लेफ्ट कॉलम किया, ओके किया। तो अब हमारा जो फॉर्मूला लगेगा कुछ इस तरीके से लगेगा, इक्वल्स टू सम, इसके बाद पूजा यादव, पूजा यादव नहीं है, सम किसके सामने है, ये बच्चा सिंह, बच्चा
सिंह टाइप किया, इसके बाद ये किया और इंटर कर दिया। अब देखिए 526 टोटल में भी आ रहा था, तो यहाँ पर 1052 हो गया। इसका जो मार्क्स है उसने ये भी कैलकुलेट कर दिया है। अब अगर हम यहाँ पे 0 कर देते हैं तो हमारा 526 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं कॉलम के आधार पर। टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो, राइट कॉलम। तो एक सिलेक्शन देंगे, सिलेक्शन के बाद हम उस तरीके से उस रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमारा दूसरा ग्रुप हमको मिलता है फॉर्मूला ऑडिटिंग का। अब फॉर्मूला ऑडिटिंग का मतलब ये है कि जो हमारा ये फॉर्मूला है जहाँ पर ये टोटल आया है वो कौन कौन सी वैल्यू से मिलकर आया है। जैसे यहाँ पर करेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट। अब ट्रेस प्रेसिडेंट में अगर क्लिक करेंगे तो ये हमको एरो के माध्यम से ये डिनोट कर देगा कि ये सारी वैल्यू जो है इस फॉर्मूले में यहाँ पर यूज हुई है। ये जो वैल्यू है 548 इसमें इनका यूज हुआ है। 74, 70, 87, 78, 88 इस तरीके से हमारा 548 टोटल आया है। यहीं पर ट्रेस डिपेंडेंट करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये वैल्यू कहाँ पर यूज हुई है। ठीक है, इसका रिजल्ट कहाँ पे है, देखिए ये इस तरीके से हमने यहाँ पर रखा था अपने कर्सर को, तो कर्सर के माध्यम ये बता रहा है कि जो डिनोट कर रहा है कि 520 में 79 का यूज हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर ये बता देगा कि ये वैल्यू कहाँ पर यूज हुई है, इस तरीके से। तो एरो के माध्यम से ये सारी चीजें हमको यहाँ पर ट्रेस प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट्स दिखा देता है। फिर हमारा आता है शो फॉर्मूलाज। शो फॉर्मूलाज का मतलब ये है कि हमारा जो फॉर्मूले लगे हुए हैं वो शो करना है। शो फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे जो फॉर्मूले लगे थे, सम हिंदी, सम इंग्लिश, सम संस्कृत, सम एसएसटी, ये सारे फॉर्मूले आ गए। यहाँ पे टोटल में जो फॉर्मूले थे वो सारे फॉर्मूले हमको दिख रहे हैं। यहाँ पर बच्चा सिंह का फॉर्मूला दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला जहाँ जहाँ इस शीट पे जो फॉर्मूले लगे हुए हैं वो सब कुछ शो कर देता है। नॉर्मल कर लेते हैं। इसके बाद आता है एरर चेकिंग। एरर चेकिंग का मतलब ये है कि ये हमको चेक करके बताता है कि यहाँ पर फॉर्मूले में गड़बड़ कहाँ से आ रही है। जैसे ये नीचे नेम दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे फॉर्मूला गड़बड़ हुआ है क्योंकि हमने वो रेंज हटा दी थी। एरर चेकिंग करेंगे इनकी तो ये कह रहा है कि एरर इन सेल F23 पे जहाँ पे हमारा ये कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पे सम संस्कृत, तो जो संस्कृत है अब ये रेंज नहीं है। द फॉर्मूला कंटेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट। जो टेक्स्ट है हमारा संस्कृत वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर ये रेंज हमको दिख जाती है। यहाँ पर ये हमको एरर दिखा देता है किस तरीके से हमारे फॉर्मूले में कोई एरर आ रही है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है वॉच विंडो, सॉरी इवेल्युएट फॉर्मूला। अब फॉर्मूला को इवेल्युएट करने के लिए यहाँ पर हमको दिख जाता है कि जहाँ पे हमारा कर्सर है वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगे। जैसे ये हमारा हमने कर्सर रखा है, यहाँ पे टोटल हुआ है और इसको इवेल्युएट करेंगे। तो इवेल्युएट जब करेंगे तो ये दिख रहा है कि सम C5 से लेकर I5 तक ये फॉर्मूला लगा है। ठीक है, इवेल्युएट करेंगे तो यहाँ पर रेंज दिख रही है 515। ठीक है, इसका रिजल्ट है और ये यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। तो इस तरीके से फॉर्मूला को इवेल्युएट करते हैं। और वॉच विंडो में हमको ये दिखने में आता है, हम ये देख सकते हैं कि वॉच विंडो का उपयोग वहाँ पर होता है जैसे वहाँ पर कोई बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी शीट है। ठीक है, बहुत लंबी शीट है। उस शीट पे अगर हमको, मैं करके दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे अब देखिए अगर इसका टोटल करना है हमको, ये रेंज इतनी बड़ी है, इसका टोटल करेंगे तो नीचे आएगा टोटल। ठीक है, हाँ टोटल ये नीचे दिख रहा है, इसमें टोटल लगा हुआ है। हमने क्या करना है कि इस टोटल को जो है यहाँ पर ऐड कर देंगे वॉच विंडो पे। ठीक है, अब हमको शीट पे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने शीट को वॉच विंडो में ऊपर लगा लिया है। ठीक है, अब जहाँ भी नंबर चेंज होगा, अभी इसका टोटल है ये 22,94,20,20,000
69, ठीक है। अब इसका जहाँ टोटल चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगी, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कर देते हैं 45, ठीक है, ये हमने वैल्यू डाल दी, तो जो टोटल था वो भी हमारा चेंज होगा। नीचे तो हम नहीं देख पाएंगे कि क्या हमारा टोटल चेंज हुआ, लेकिन ऊपर यहाँ पर वॉच विंडो पे हम देख पाएंगे कि वैल्यू जो है हमारी चेंज हुई कि नहीं। देखो अब ये वैल्यू चेंज हो गई। तो इस तरीके से वॉच विंडो का मतलब एक छोटी सी विंडो अपने सामने रखना है जिस पर हम वॉच करते रहते हैं, जिसके माध्यम से वॉच करते हैं अपनी सारी कैलकुलेशंस को। तो यहाँ पर रेंज सिर्फ आपको देनी है, ऐड करना है कि कौन सी चीज़ आपको वॉच करनी है, और वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसको अपने मन मुताबिक कहीं भी सेट कर सकते हैं। इसको पकड़ना है जस्ट, आप ऐसे छोटी विंडो मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ पर राइट पे ले जा सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप इसको पकड़ के ड्रैग करते हुए ऊपर कर सकते हैं पैनल पे, ठीक है, रिबन के पास में। तो इस तरीके से हम वॉच विंडो का उपयोग करते हैं। फिर हमारे पास आता है ऑप्शन कैलकुलेशन ऑप्शंस। अब कैलकुलेशन देखिए हमारी दो तरीके की होती है, एक कैलकुलेशन होती है ऑटोमेटिक, दूसरी होती है मैनुअल, और तीसरी जो होती है वो डेटा टेबल के माध्यम से होती है। जो लेकिन पहली हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि जो हमारी रेंज है, जैसे यहाँ पे नंबर चेंज हुआ, 70 की जगह 75 किया हमने, तो ये हमारा नंबर चेंज हो गया टोटल, ये ऑटोमेटिक हुआ है। इसी को अगर हम ड्रैग करते हुए चले आएंगे तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से सब पे अप्लाई हो चुका है। ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस इसमें हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम यही मैनुअल करेंगे तो मैनुअल करने पर क्या 75 की जगह अगर हम 72 करें तो कैलकुलेशन हमारी होगी? नहीं होगी। वो नंबर सिर्फ वहाँ पे चेंज हो चुका है, लेकिन टोटल भी नहीं चेंज हुआ, और नीचे तक अगर हम ड्रैग करेंगे तो ये ड्रैग करने पे सेम ऊपर वाला नंबर जो 553 है यही ऊपर से नीचे तक ड्रैग होते हुए आ जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन इस पर नहीं हुई है, अप्लाई नहीं हुई है। तो ये दो तरीके की हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, एक होती है मैनुअल होती है, तो मैनुअल करने के लिए अब इसको टोटल करने के लिए हमको यहाँ पर रेंज देनी पड़ेगी फिर से सम, और उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक इसको पकड़ना होगा और ड्रैग करते हुए ऐसे करेंगे, ठीक है। अब ये मैनुअल कैलकुलेशन है। लेकिन अगर जब ऑटोमेटिक होती तो ऑटोमेटिक में ऑटोमेटिक जैसे नंबर चेंज होता है वैसे टोटल भी हमारा चेंज हो जाता है। हम ड्रैग करते तो नीचे तक सारी जो है वही अप्लाई हो जाता है। तो ये हमारी मैनुअल होती है। अब डेटा टेबल वाली मैं आपको इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि जब डेटा टेबल वाला टैब आएगा ना, डेटा टैब, तो वहाँ से व्हाट इफ एनालिसिस करते हुए तब ये कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं अभी से मैंने बता दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं बहुत इजी लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, मुझे याद है, और ये अगर मैं भूल जाऊँ तो आप लोग भी याद दिला देना कि ये ऑप्शन हमने छोड़ दिया था। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन मिलता है कैलकुलेशन में हमको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट। अब कैलकुलेट नाउ का मतलब ये है कि जो हमारी शीट है, यही शीट अगर कहीं किसी दूसरी जगह जो है इसी वर्कबुक में कोई दूसरी शीट भी सेम है, ठीक है। तो दोस्तों ये वाली शीट जो है हम इसको कॉपी कर लेते हैं एज इट इज़, कॉपी करके जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो कॉपी करके शीट नंबर 4 पे यहीं से पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हटा देते हैं। वो मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ था इफ़ का, ठीक है। तो यही वाला डेटा जो हमारा 3 नंबर शीट पे है वही हमारा 4 नंबर पे है। अभी हमारी कैलकुलेशन ऑप्शन क्या है? ऑटोमेटिक है। अब इसको करते हैं मैनुअल, ठीक है। अब मैनुअल करेंगे तो यहाँ पर जो भी जैसे 70 की जगह हमने कर दिया 80, तो 10 नंबर हमारे बढ़ने चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। 80 किया हमने 548 किए, टोटली हमारा 548 एज इट इज़ ही है। यहाँ पर भी वही 548 है, लेकिन हम 70 की जगह 80 करते हैं, नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर कैलकुलेट नाउ करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट नाउ करते हैं, कैलकुलेशन ऑप्शन हमारा मैनुअल है, कैलकुलेट नाउ करते हैं तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, 10 नंबर बढ़ गए, ठीक है। 548 की जगह 558 हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो दूसरी शीट है इस पे भी वो कैलकुलेशन बढ़ चुकी है, 558 टोटल हो चुका है। सो जो कैलकुलेशन हमने यहाँ पे करी वही कैलकुलेशन यहाँ पर हो चुकी है। तो ये कैलकुलेट नाउ है। कैलकुलेट नाउ क्या करता है? एंटायर द वर्कबुक जितनी भी आपकी कैलकुलेशन होती है वो सबको कैलकुलेट कर देता है। और कैलकुलेट शीट में क्या रहता है कि कैलकुलेट शीट में अगर हमने कोई नंबर चेंज किया, जैसे 86 की जगह 96 किया,
96, ठीक है, टोटल नहीं चेंज हुआ, लेकिन कैलकुलेट हमने शीट किया यहाँ पे, तो ये सिर्फ इसी शीट पे चेंज होगा नंबर, यहाँ पर नंबर वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से दोनों ऑप्शन काम करते हैं। कैलकुलेट ना होता द एंटायर वर्कबुक में जो है चेंजेस करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट शीट में सिर्फ एक पर्टिकुलर जो शीट है उसी पे कैलकुलेशन करने के लिए होता है। और यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शन में ऑटोमेटिक और मैनुअल हमको दो ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो डेटा टेबल के माध्यम से होता है, वो मैं आपको बताऊंगा करके, अलग से वीडियो बता दूंगा, या तो फिर जो है डेटा के माध्यम से आपको बता दूंगा जब डेटा टाइप आएगा। तो इसमें व्हाट इफ एनालिसिस करते हैं, देन हम उस पर जो है काम करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फार्मूला टाइप का ओवरव्यू। अब बचे हैं इसमें इसके फॉर्मूले, ठीक है ना, जो यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन, रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप, प्रेफरेंसेस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे फंक्शन रहते हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर, बाकी सबका एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो आएगा जिसके माध्यम से हम सारी आपको एक एक फॉर्मूले को डिटेल से बताने वाला हूँ, डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से। अब देखिए इंसर्ट फंक्शन में क्या है कि यहाँ पर हम कोई भी फंक्शन इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो, लाइक हमने टाइप किया सम, ठीक है, तो सम का हमारा जो था, सम में इतने सारे फंक्शन हमको मिल जाते हैं, सम, सम इफ, सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू, सम x2, my2, इस तरीके से सारे सम कैटेगरी के हमको फंक्शन मिल जाते हैं। अब देखिए सम अगर करना है तो हम यहाँ से हमने इंसर्ट किया, ये कह रहा है कि यहाँ जो पॉपअप विंडो आई, ये कह रहा है कि आप रेंज दे दो, नंबर, पहला नंबर दे दो, दूसरा नंबर दे दो, उसके बाद ओके कर दो। ये कुछ उसी तरीके से है जैसा हमने होम टैब पे आपको करके दिखाया था, वहाँ पे भी जो है ऑटो सम के हमको मिल रहे थे, यहाँ पे सम मिल रहा था, इसके बाद हमको मिनिमम मैक्सिमम मिल रहा था, एवरेज मिल रहा था, ये सारे फंक्शंस मिल रहे थे। तो हमने यहाँ पर ओके कर दिया है, ठीक है, ये कैलकुलेट कर दिया, इसने रेंज हमने यहाँ पर दी और ये यहाँ पे कैलकुलेशन हो गई। फिर हमको आप चाहे तो यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, पहला फंक्शन लिया हमने 74 C4, दूसरा लिया C21, सेल का, पर्टिकुलर सेल का जो है रेंज दे दी हमने, C4 से लेकर C21 तक ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों को जो सिर्फ दो ही कैलकुलेट हुए हैं, यहाँ पर देखिए रेंज नहीं आई है, पर्टिकुलर रेंज नहीं आई है। अगर रेंज आती तो यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मूला बन के आता, ठीक है, लिख के आता है यहाँ पे, तो ये रेंज होती है, सेपरेट हो जाता है यहाँ पे। लेकिन जब कॉमा लगा हुआ है तो रेंज नहीं है, इसका मतलब ये है कि C4 और C21 को ही कैलकुलेट करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों में। इसी तरीके से सम के अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऑटो सम का तुमने आपको बता दिया कि यहाँ पर सिंपल सा रेंज देनी है, इसके बाद ऑटो सम करना है, तो यहाँ पर टोटल ऑटो सम आ जाएगा। ये रेंज हमारी है। अब इस रेंज में अगर इनका एवरेज देखेंगे, ठीक है, एवरेज किया, क्लिक किया तो इनका एवरेज निकल के आ जाएगा कि एवरेज क्या है, तो 78 इसका एवरेज है। इसी तरीके से इस वाली रेंज में काउंट नंबर करेंगे कि नंबर काउंटिंग कितने हैं, कितने नंबर्स जो यहाँ पर हैं, तो वो उन सबको कैलकुलेट कर देगा कि 18, ये रेंज जो है, जो सेलेक्टेड रेंज है वो 18 नंबर है, ठीक है। काउंट करेंगे, वो 1 2 3 4 करके काउंट करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो बता देगा हमको, मैक्स नंबर 85। इसके बाद यहाँ पर मिनिमम नंबर कौन सा है वो भी बता देगा, 34, ठीक है। इसके बाद मिनिमम के बाद मोर फंक्शंस मिल जाते हैं। अब यहाँ से जो भी आप फंक्शन उठाना चाहें, लेफ्ट उठाना चाहें, इफ उठाना चाहें, रिप्लेस करना चाहें, एवरेज, हाइपरलिंक, काउंट, ये सारे आपको वही इंसर्ट फंक्शन का पॉपअप विंडो ओपन हो चुका है और यहाँ से आप अपने जो सर्च करके कोई भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सो रिसेंटली यूज में भी यही फॉर्मूले आएंगे। अब बचते जैसे फाइनेंशियल के, फाइनेंशियल जो हमारा फॉर्मूले होते हैं वो मोस्टली फाइनेंशियल कैलकुलेशन करने के लिए होता है। जैसे किसी लोन की EMI निकालना है, ठीक है, मान लीजिए आपका लोन अमाउंट 15 लाख है, लोन अमाउंट, अब इसमें लोन अमाउंट हमारा 15 लाख है, ठीक है,
और हमने लिया इस पर कैलकुलेशन करने के लिए, ईएमआई निकालने के लिए। इसके बाद यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो है उस पर अप्लाई होता है 10% पर ईयर का, ठीक है। और टेन्योर हमारा 5 साल है, या तो आप इसको साल में ले सकते हैं या मंथ्स में ले सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है। अब इसका हमको ईएमआई निकालना है। ईएमआई कैसे निकालेंगे इसकी? इक्वल्स टू पीएमटी फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। पीएमटी के बाद रेट। अब ये देखिए नरेशन में देखिए ध्यान से, रेट। अब रेट हमारा क्या है? 10% है, ठीक है ना। तो 10% का इसको करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मंथली, क्योंकि ये ईयरली है, इसको करेंगे मंथली। तो 10 को हमने डिवाइड किया 12 से, ठीक है। इसके बाद एनपीआर पूछ रहा है। एनपीआर मतलब जो है टेन्योर हमारा क्या है, ठीक है, पीरियड। तो एनपीआर हमारा है 5 साल। तो इस वाले को जो करेंगे, 1 मिनट, इसको ऐसे कर लें, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और टेन्योर जब पूछ रहा है एनपीआर, तो हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मंथ्स में कन्वर्ट करना है, मंथ्स में ही हमको इंटरेस्ट भी लेना है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ठीक है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद पीवी यानी हमारा लोन अमाउंट, ठीक है, लोन अमाउंट। और इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर कर देना है। अब गलती कहाँ पे हुई? हमने डबल पैरेंथेसिस ऑन कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो ये इसकी 31,870 रुपये 57 पैसे इसकी ईएमआई है। अब माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोन अमाउंट की बात कर रहे हैं। जो कैलकुलेशन हो रही है वो लोन अमाउंट की हो रही है, यानी कि हमने बैंक से 15 लाख का लोन लिया हुआ है, ठीक है। अगर इस माइनस को आप हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर या तो यहाँ पर माइनस दे दीजिए, तो माइनस इंटू माइनस जो है प्लस हो जाएगा, इंटर कर दीजिए, हट जाएगा माइनस, ठीक है। इस तरीके से हमारा किसी भी जो है लोन की ईएमआई कैलकुलेशन करना, उसके बाद उस पर प्रिंसिपल कितना जा रहा है, उसका इस 31,000 में कितना प्रिंसिपल जा रहा है, कितना इस पे जो है इंटरेस्ट जा रहा है, ये भी कैलकुलेट करना। या बहुत सारी क्यूमुलेटिव हमारा जो है इसमें कितना आ रहा है इंटरेस्ट, टोटल जो हमारा जो टेन्योर है 5 साल में, क्यूमुलेटिव जो है हमारा इंटरेस्ट, उसको कितना पे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। तो ये सारे फंक्शंस हमको फाइनेंशियल मिल जाते हैं। फिर इसके बाद लॉजिकल में इफ़ एनालिसिस करना, कि अगर हमारे जो है मार्क्स, इफ अब ये वाली वैल्यू हम लेंगे, ठीक है, इसको बोल रहे हैं कि ये वाली वैल्यू और इक्वल्स टू 500, देन पास, अदरवाइज फेल, ठीक है। तो ये देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है ना। तो हमने उससे कहा कि अगर ये 500 से जो है ज़्यादा हो तो सारे पास हो, अगर 500 से कम हो तो फेल हो। अब क्या है कि यहाँ पे सब पास पास हो गया। पास पास क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन मैनुअल है। ऑटोमेटिक करेंगे तो देखिए जो 277 वाला है वो फेल है, 490 वाला भी फेल है। इसको भी अगर हम 500 से कम कर देंगे, 450 कर देंगे, 455 कर देंगे तो फेल हो जाएगा, ठीक है। अब टेक्स्ट वाले हमने आपको पहले भी बताया था कि टेक्स्ट कैसे अलग अलग करते हैं, ठीक है। किसी का सरनेम अलग करना हो, किसी का नेम अलग करना हो, तो वो सारे टेक्स्ट में फॉर्मूले आ जाते हैं। इसके बाद डेट एंड टाइम में टुडे का फार्मूला लगाना, डेट का फार्मूला लगाना, मंथ का फार्मूला लगाना। फिर लुकअप एंड रेफरेंसेस, एनालिटिकल स्किल अगर आपको सीखनी है तो वी लुकअप, एक्स लुकअप, मैच करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। देन फिर मैथ्स के फार्मूले आ जाते हैं, ठीक है। मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा फंक्शंस फार्मूला टाइप काम करता है। अब इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मोर देन 450 फंक्शंस होते हैं। वीडियो ऑलरेडी जो है 37 मिनट से ऊपर हो चुकी है, इसलिए इसको यहीं पर रोक रहे हैं। अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी वो फाइनेंशियल फार्मूले को ब्रीफ करते हुए, इस कैटेगरी को ब्रीफ करते हुए एक एक करके सारे फार्मूले मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा।
कोई भी फार्मूला नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके सारे फार्मूले पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो पर आएंगे। तो उन सारे फार्मूलों को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, उनकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि बहुत काम के फार्मूले। एक्सेल सीख रहे हैं मतलब आप अब फार्मूला लगाना सीख रहे हैं, कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं। तो ये बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का एक्सेल है, तो आप उसको ध्यान से सीखिएगा। एक एक करके सारे फार्मूले मैं बताऊंगा, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने आपको सारे पार्ट्स बता दिए यहाँ पे, फंक्शन लाइब्रेरी को छोड़कर। इसका जस्ट एक ओवरव्यू मैंने दिया है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी है। इनमें से अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे फाइनेंशियल फार्मूले के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब तो करना बनता है ना।